वेव्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है विद रिगार्ड टू ऑब्जेक्टिव्स, लिहाजा कुछ इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करूंगा बिफोर गोइंग टू असाइनमेंट्स एंड न्यूमेरिकल्स। वेव्स, अ प्रोग्रेसिव वेव कंसिस्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। ये किसी टाइम की डिस्टर्बेंस आपके पानी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर हो जिसके नतीजे में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। जैसे ये पानी आप देखें, पानी के अंदर हम लोग अक्सर पत्थर फेंक देते हैं जिससे वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। लफ्ज़ डिस्टर्बेंस आपने याद कर लेना है और उसके नतीजे में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। बस ये थोड़ी प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन है। मैकेनिज्म जिसके तहत ये एनर्जी ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको कहा जाता है वेव मोशन। और ये बस इतनी सी डेफिनेशन है। मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड वेव मोशन। टाइप्स ऑफ वेव कितनी हैं? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द आप आम जिंदगी में नजर आए बहुत सारी वेव्स हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाएं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है वो हैं साउंड वेव्स। आप जो एक दूसरे की बातें सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, गाने सुनते हैं, ये सब साउंड वेव्स किस में से ट्रैवल होकर आती हैं? एयर में से। वाटर वेव्स आपने देखा ही है, पानी जो समुद्र के करीब रहते हैं या दरियाओं के करीब रहते हैं, पानी के अंदर वेव्स चलती हैं। तो वाटर वेव्स को क्रिएट होने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, मीडियम है वाटर। स्प्रिंग वेव्स हमने किस में, स्लिंकी स्प्रिंग्स होते हैं, आपने बच्चों के हाथों में देखे होंगे। इसी तरह रोप या स्ट्रिंग, इसके अंदर वेव क्रिएट करनी हो तो रोप या स्ट्रिंग का होना लाजमी, एक यानी कि एक फिजिकल मैकेनिकल चीज़ होना ज़रूरी है। तो मीडियम, लफ्ज़ मीडियम से आपने मीडियम के एम से याद रखना है। मीडियम जिसको चाहिए हो वो मैकेनिकल वेव्स हैं, और इनका एक और नाम होता है इलास्टिक वेव्स। इसको आपने स्किप नहीं करना। ये इलास्टिक वेव्स एक इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। इलास्टिक मतलब वो चीज़ जिसको खींचा जाए तो खिंच जाए, लंबी हो जाए, और जिसको दबाया जाए तो वो थोड़ी कंप्रेस हो जाए। आप सोचेंगे एयर कैसे कंप्रेस होती है? आपने नाम सुना होगा, सीएनजी भरा लेते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं, उनको दबाया जाए और उनको छोड़ा जाए तो वो आज़ाद मज़ीद हवा में फैल भी जाती हैं। तो ये इलास्टिक के ऊपर आपके काफ़ी सारे सवाल आएंगे इस दफ़ा, तो आपने ये जहन में तस्वीर याद रखनी है। नॉट रिक्वायरिंग मीडियम में आप जाएँ तो देखें सूरज से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? लाइट, रोशनी मिलती है, लाइट वेव्स आती हैं हमारे तक, और हीट वेव्स हमारे तक आती हैं। और आपको पता है स्पेस के अंदर क्या है? वैक्यूम है। तो इन दोनों तरह की रेडिएशंस को हमारे तक आने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? मीडियम की ज़रूरत नहीं है। दे कम टू अस विदाउट मीडियम, ठीक है? दे रीच अस थ्रू वैक्यूम। और कौन सी चीज़ है? देखिए सूरज पे हर वक्त बहुत सारे जो है ना ब्लास्ट्स हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मिनट सेकंडों में हो रहे होते हैं। तो आपको कोई धमाकों की आवाज़ें आती हैं? नहीं आ रही होती। क्यों? क्योंकि वो साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होती है? मीडियम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तो वैक्यूम है, तो साउंड वेव यहाँ से नहीं आती, लाइट और हीट वेव्स आती हैं। फिर एक है रेडियो वेव्स। देखिए चाँद पे बंदे पहुंच गए, अब वहाँ पे तो एयर नहीं है, तो वो आपस में बात कैसे करते हैं? उसको एक दूसरे की बात कैसे सुनाई देती है? क्योंकि साउंड वेव्स को तो मीडियम की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स ने इस तरह का एक हेलमेट पहना होता है जिसमें यहाँ पे रेडियो एंटीना लगे होते हैं, तो वो रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बुक को देख के नहीं समझ आ सकता। इन तीनों तरह की लाइट, हीट और रेडियो वेव्स, ये सारी की सारी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। पीरियोडिक वेव्स, पीरियोडिक वेव्स जो कि एक, अगर मिसाल के तौर पे ऑसिलेटर लगा लिया जाए तो ये एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ना वेव्स प्रोड्यूस करेगा। फ्रीक्वेंसी भी इनकी फिक्स होगी और एम्पलीट्यूड भी एक ख़ास एम्पलीट्यूड से। अगर मैं हाथ से वेव जनरेट करूं तो ना मेरी फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, कोशिश करके देख सकता हूं कि कोशिश हो कि करीब करीब उतनी ही साइज़ की मैं तार के अंदर झटके दूं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ सकती। तो कंटिन्यूस वेव जब प्रोड्यूस हों किसी ऑसिलेटिंग सोर्स से पीरियोडिकली, जिसका सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हो, तो उनको कहते हैं कंटिन्यूस वेव या पीरियोडिक वेव्स। जैसे कि ये वेव देखने एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से चल रही है और एक ख़ास एम्पलीट्यूड से। जितनी ये मीन पोजीशन से हायर एम्पलीट्यूड तक जाती है उतना ही लोअर एम्पलीट्यूड तक भी जाती है। ये तो थी पीरियोडिक वेव्स। तो नॉन पीरियोडिक वेव्स कैसी होती हैं? देखें, ये एक वेव है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, टोटल 3 इसने जो है वेव्स कंप्लीट की। इसने देखें 1 2 3 4 5 6 काफ़ी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी इन इसकी और इसकी सेम नहीं है, इसकी और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, और ज़्यादा साइकिल्स पर सेकंड ये कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं है, लेकिन देखें एम्पलीट्यूड तो एक जैसा है। तो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड में से एक भी चीज़ मतलब जो है मैच ना कर रही हो तो वो पीरियोडिक वेव्स नहीं होती, नॉन पीरियोडिक होती है। अब इस वाले में देखें, इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट एक ही जगह पे रहा है, इसका ट्रफ और इसका ट्रफ एक ही जगह पे आ रहा है, इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट एक ही जगह पे आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी तो इनकी सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड देखें, ये मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर है और ये जो है मीन पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है।
इसी तरह ये बहुत ज़्यादा नीचे है तो ये नॉन पीरियोडिक वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एक जगह पे ना आ रहे हो। पीरियोडिक वेव की एग्जांपल्स क्या हैं? रोप फासन टू अ ट्री, जिसको मैं खुद पीरियोडिकली घुमाने की कोशिश करूं, ठीक है, एक जैसी फ्रीक्वेंसी और एक जैसी पावर लगाऊं ताकि एम्पलीट्यूड भी उतना ही रहे, ऊपर नीचे रहे। इंसान कोशिश कर सकता है तकरीबन, लेकिन ज़्यादा बेहतर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि पीरियोडिक ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हों, हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेटर। क्योंकि ये तो मशीन है, ये तो एक ख़ास पावर से ही चीज़ को, रोप को जो है झटके देगी। फिर सर्कुलर वेव्स इन रिपल टैंक, ये एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ख़ास स्पीड से अप डाउन होती है, तो ये जो डिपर हैं जूं जूं ये नीचे ऊपर होते जाएंगे तो नीचे सर्कल के अंदर पैटर्न बन रहा होगा एक पीरियोडिकली। और कौन सी हैं? ऑसिलेटिंग मास सिस्टम। एक मास को एक स्प्रिंग के साथ लगा दिया गया और नीचे खींच के अभी ऊपर छोड़ा जाए तो ये नीचे और ऊपर मूव करेगा। इस दौरान में अगर इस पेपर को हम लोग यहाँ पे मूव करना शुरू करें और इधर अगर पेन लगा हो तो इसके ऊपर एक वेव, पीरियोडिक वेव का पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। पीरियोडिक वेव को मज़े की बात है कि प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं। अभी चलते हैं मोशन ऑफ अ वेव की तरफ। वेव एक कॉर्ड में कैसे मूव करती है, इसको हम लेफ़्ट से राइट स्टडी करते हैं। अगर टाइम 0 है तो इस टाइम पे रेड पॉइंट ए मीन पोजीशन और ग्रीन पॉइंट बी ट्रफ या लोएस्ट पॉइंट पे है। जब टाइम t/4 हो जाता है, यानी 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड हो जाता है, यानी एक पूरे वेव का या एक पूरे साइकिल का, तो उस मौके पे रेड पॉइंट किधर होता है? क्रेस्ट या हाईएस्ट पॉइंट पे, और ग्रीन पॉइंट बी होता है मीन पोजीशन पे। जब टाइम t/2 हो जाता है, यानी हाफ द टाइम पीरियड, तो रेड पॉइंट ए मीन पोजीशन पे आ जाता है और ग्रीन पॉइंट बी क्रेस्ट या हाईएस्ट पॉइंट पे। जब टाइम 3/4 टी हो जाता है तो रेड पॉइंट ए ट्रफ या लोएस्ट पॉइंट पे और पॉइंट ग्रीन या पॉइंट बी जो है वो मीन पोजीशन पे आ जाता है। टाइम जब टी हो जाता है, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो रेड पॉइंट ए मीन पोजीशन पे आ जाता है और ग्रीन पॉइंट बी ट्रफ या लोएस्ट पोजीशन पे। अब देखें, आफ्टर अ टाइम पीरियड टी, पॉइंट ए और पॉइंट बी ने एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर ली है और ट्रफ मूव कर गया है डिस्टेंस इक्वल टू वेव लेंथ, यानी लैम्डा। इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम्स में से वेव पास करे तो पार्टिकल्स भी उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर देंगे, लेकिन वेव मोशन होने के लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2। नंबर 1 क्या है? द मीडियम मस्ट बी, मीडियम कैसा होना चाहिए? हम लोगों ने पढ़ा था एक पिछली स्लाइड्स में। द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, वो या कंप्रेस हो या इलास्टिक होना चाहिए उसके, ठीक है, उसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए, खिंच सकना चाहिए या दब सकना चाहिए। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। न्यूटन ने आगे जो डेरिवेशन एक आने वाली है वो इसी को यूज़ किया था स्टार्ट में। और इसको वैसे देख लें कि ई इलास्टिसिटी होती क्या है, ठीक है। इलास्टिसिटी होती है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, यानी किसी चीज़ के ऊपर हम लोग ने स्ट्रेस दिया उसको खींचने के लिए, ठीक है। तो फिर स्ट्रेस किसे कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको इस तस्वीर से समझें, ये एक सिलेंडर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए कह देते हैं। और इसको अगर हम लोग फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो स्ट्रेस क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये आपने याद रख लेना, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको प्रेशर भी कहते हैं, अगली इसको प्रेशर भी दिखाता हूँ। तो इस स्ट्रेस देने के नतीजे में क्या होता है? इस बॉडी के अंदर स्ट्रेन आ जाता है, यानी खिंचाव पैदा होता है। अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल नॉट, तो मज़ीद बढ़ के जो चेंज आई है वो है डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ थोड़ी सी ही होती है, तो ये हो जाता है स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। इसको अगर प्रेशर की शक्ल में लिखना हो तो आप कहते हैं प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया को आप पी प्रेशर से कह सकते हैं और बाकी चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ एज इट इज़ ये। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इलास्टिसिटी का समझा दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ टच होने चाहिए ताकि एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर सकें इलास्टिसिटी में। इसके लिए आप इस डायग्राम को देखें, सॉलिड है, सॉलिड के अंदर इलास्टिसिटी है, ठीक है, और इसकी मिसाल है ये स्ट्रिंग। देखें एक साथ टच हुए में, तो यहाँ से जो मैं वेव को पावर दूंगा, फोर्स दूंगा, वो पूरी वेव के अंदर ट्रांसफ़र होती हुई इधर आ जाएगी। लिक्विड है, लिक्विड भी आपस में टच हो रहे हैं, तो क्या इसमें वेव जनरेट हो रही होती है? हाँ जी, वाटर वेव जिसके अंदर जनरेट होती है। गैस, अब गैस के क्या, ये तो आपस में टच ही नहीं हो रहे, कनेक्ट ही नहीं हो रहे, तो फिर इसमें क्या होगा? क्या इसमें वेव जाएगी? यस, साउंड वेव्स आपने देखा है ना। फिर ये साउंड वेव्स कैसे जाती हैं? अब यहीं पे देख लें कि एक तो चले साउंड वेव जा के जो है ना, गैसेस के अंदर से भी वेव्स जा सकती हैं, लेकिन ये कैसे जा रही हैं? इसको देखें, ये है ट्रांसवर्स वेव्स,
ठीक है, जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं। वेव्स, वाटर वेव्स भी आपने देखा होगा ऊपर नीचे जा रही होती हैं, तो ये भी होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो गैसेस के अंदर, जिसमें एयर भी शामिल है, इसके अंदर कौन सी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये इसमें कंप्रेशन और रिफ्रैक्शंस होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़ें तो वेव्स विच ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स। बस ये आपने ध्यान में रखना है। प्रोग्रेसिव वो होती है जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स और ट्रैवलिंग वेव्स पढ़ें तो इसकी 2 टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। अभी हमने देखा भी है थोड़ा सा। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस आती हैं। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, कि वेव इस तरफ जा रही है देखने लग रहा है, और इसके अंदर जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अगर आप देखें तो ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, यानी कि डायरेक्ट पार्टिकल्स की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसकी मिसाल आप ये देखें कि एक कॉर्क है, कॉर्क कहते हैं लकड़ी के टुकड़े को, और ये नॉर्मली बोतलों के ढक्कन की जगह लगा होता है। तो ये जो वाटर के अंदर वेव्स चल रही हैं तो इसमें ये कॉर्क ऊपर नीचे हो रही है, आगे नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स की मिसाल है। और देखें लाइट वेव्स, लाइट वेव्स का पैटर्न ये वाला होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। फिर आ जाएं जो रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स और मोबाइल वेव्स होती हैं, ये भी सब क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। अब ये वाली 3 वेव्स जो कि रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल के सिग्नल्स और लाइट वेव्स, ये सारी की सारी तो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी, ठीक है। ये वाली मैकेनिकल पोर्शन ऑफ वेव नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये बगैर उसके भी जा सकती हैं मीडियम के। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और कंप्रेशनल वेव्स की तरफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये जो हैं कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। ओवर क्राउडेड एरिया को कंप्रेशन कहते हैं और लीस्ट क्राउडेड एरिया को रिफ्रैक्शन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल की वाइब्रेशन क्या है? इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है। इसकी 3 एग्जांपल्स हैं। एक ये स्लाइटली स्ट्रेच स्लिंकी स्प्रिंग, ये आपने देखा होगा, इसके अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं तो कंप्रेशन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है इसकी अर्थक्वेक या सीज़मिक वेक। आप दुनिया के किसी जगह पे एपिसेंटर हो या कहीं पे जो है जहाँ पे ज़लज़ले का मरकज़ हो, तो वहाँ से आप तक एनर्जी बाकायदा ट्रांसफ़र होती है, ये नहीं कि आप में से वेव गुजर जाती है, आप बाकायदा झटका महसूस करते हैं, ठीक है। तो तीसरी कौन सी हैं? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स भी कौन सी वेव्स हैं? हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत आने का चांस है। इसके अंदर भी कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस होती हैं। तो ये भी क्या हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स। एक बात तो बताना भूल ही गया कि ट्रांसवर्स में मीन पोजीशन से ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को ट्रफ कहते हैं। और इसको मैंने पंजाबी के लफ्ज़ थल्ले से याद किया हुआ है ताकि कभी भूले ना कि थल्ले नीचे ट्रफ, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा नाम याद रखने के लिए पिक्चर्स हटा के सिर्फ टेक्स्ट बाकी रखते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में हमने पढ़ी थी स्ट्रिंग या रोप अटैच टू अ फिक्स्ड एंड, ये एक मैकेनिकल टाइप की वेव है। और वाटर वेव्स ये भी मैकेनिकल वेव है, इनको मीडियम चाहिए होता है। लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, टीवी सिग्नल्स और मोबाइल सिग्नल्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में से भी जा सकते हैं। और ऊपर वाले का मैंने बताया कि ये क्या है, ये मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव हैं दैट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो फ़ौरन आपके ध्यान में सॉलिड्स एंड लिक्विड में, तो गैस में से कौन सी वेव मूव करती होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स जो हैं वो किस में से ट्रैवल करती हैं? गैसेस में से, जो कि एयर है। और शॉक वेव्स, सीज़मिक में, ये भी मैकेनिकल वेव्स हैं। और स्लाइटली स्ट्रेच स्लिंकी स्प्रिंग, ठीक है। अब मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स तो जाती थी सॉलिड्स और लिक्विड में, तो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं गैसेस में से, जैसे कि साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब यहाँ ये तस्वीर दोबारा रिपीट करते हैं कि मैकेनिकल वेव्स कैन पास थ्रू मीडियम। देखें, सॉलिड में से भी गुजर सकती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये मैकेनिकल वेव्स हैं। ये वाली जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन इनकी शक्ल ट्रांसवर्स वेव्स वाली होती है। तो सॉलिड में से जा सकती है मैकेनिकल वेव्स, जो कि ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और लिक्विड में से भी जा सकती हैं मैकेनिकल वेव्स, जो कि ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। गैस में से भी जा सकती हैं मैकेनिकल वेव्स, लेकिन वो कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है।
तो ये है ट्रांसवर्स वेव, ये है ट्रांसवर्स वेव और ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस इंट्रो को आप 2 से 3 बार रिवाइज करें, फिर एक पेज पे टेबल बनाएं ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए, एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। मैं वीडियो के बीच में स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करता कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ वो डिस्टर्ब होते हैं बल्कि अपना फोकस भी लूज़ कर जाते हैं। अलबत्ता वीडियो के आखिर में ज़रूर याद करा दूं कि अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें। ये आपके उस्ताद के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। खुश रहें और राब्ते में रहें।